नमस्ते स्टूडेंट्स, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 8वीं कक्षा का हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास में हम आपके पाठ संख्या 4 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पहले मैं एक वीडियो पहले भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं और जिसमें कि मैंने उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज की संक्षिप्त चर्चा की थी। तो स्टूडेंट्स, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को देख लें और उस वीडियो को देखने के बाद ही उसी कंटिन्यूएशन में, चूँकि ये वीडियो बना है उसी क्रम में बना है, सीक्वेंस में, तो स्वाभाविक है कि उसको आप देख लेंगे तो ये आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पुनः मैं आपको बता दूं कि आपको अपने इतिहास पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 44 पे फोकस करना है। तो आपका ये पाठ जो है 44 से लेकर 56 तक में उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग इस पे देखते हैं कि आगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपके सामने देखिए जो स्क्रीन पे है उसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ स्टूडेंट्स कि उपनिवेशवाद क्या है, आदिवासी समाज क्या है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और सबका अपना अपना अस्तित्व है, सबकी अपनी अपनी भाषा संस्कृति है और संपूर्ण भारत की संस्कृति में इनका एक विशेष योगदान है। तो ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद आपके समक्ष जो भारत का नक्शा है, ये नक्शा तो आपके पाठ्यपुस्तक पे उपलब्ध है ही, जहाँ पे कि विभिन्न आदिवासी जातियों के का जो है किस क्षेत्र में कौन से आदिवासी जाति रहते हैं उनका एक मोटे तौर पे आपको एक नक्शा उपलब्ध कराया गया है। तो ये आपके पाठ्यपुस्तक में है, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब उसी क्रम में स्टूडेंट्स जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज के बारे में हम लोगों को विशेष करके झारखंड के बारे में पढ़ना है। चूँकि हम झारखंड क्षेत्र में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो झारखंड का जो आदिवासी समुदाय है इसके बारे में हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए और यहाँ तभी हम क्या है कि यहाँ की समस्याओं को समझ पाएंगे और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनका हम निदान भी कर पाएंगे, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ का आदिवासी समुदाय जो है वो क्या है, कैसा है, किस प्रकार के संघर्षों से गुजरा है, बहुत सारी बातें हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आप लोग बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन अभी देखिए और मैं पहले भी आपको एक बार निर्देश कर चुका हूँ कि इस पाठ को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक बार अपना जो इतिहास का चतुर्थ चैप्टर है उसको एक बार पढ़ जाना है। तो चलिए अब फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि झारखंड का जो आदिवासी समाज है उसमें यदि सबसे पहला स्थान यदि किसी का आता है तो वो बिरसा मुंडा का आता है, जिनको हम लोग बिरसा भगवान भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत भी बिरसा भगवान से ही की गई है। और तो आप देखिए इसमें क्या कुछ है। देखिए, झारखंड का आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह याद करता है। बिल्कुल सही बात है। बिरसा मुंडा झारखंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी व्यक्तियों में से एक थे। स्टूडेंट्स देखिए, जो इस धरती पर जन्म लेता है वो तो पहले व्यक्ति ही होता है, लेकिन अपने कर्मों के चलते, अपने उच्च आदर्शों के चलते वह व्यक्ति जो है वो भगवान के सदृश से पूजा जाता है। तो ये तो हमारे देश की परंपरा है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहते थे जो निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन एवं उच्च आचरण पर आश्रित था। वे जनजातियों के बीच से अंधविश्वासों का उन्मूलन करना चाहते थे। तो इन बातों को आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि वास्तव में बिरसा भगवान जब इस धरती पे आए, बिरसा जब जन्म लिए, उस वक्त आदिवासी समाज, आज से 125 साल पहले की बात है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तिथियों का भी कुछ खास महत्व होता है तो आप जान लीजिए कि बिरसा का जन्म जो है 1875 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1900 में हुई।
तो मात्र 25 वर्षों का उन्होंने जीवन पाया था स्टूडेंट्स। और उन्हीं 25 वर्षों के जीवन में देखिए, शुरुआती किसी भी व्यक्ति का जो 5-10 साल का जो समय होता है, 15 साल का जो समय होता है, तो वो तो बचपन में बीत जाता है। तो उसके बाद इनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष का समय लगा स्टूडेंट्स। इन्हीं 10 वर्षों में इन्होंने क्या कुछ ऐसा किया कि इनको हम लोग भगवान की श्रेणी में रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं क्या, कि आप निस्वार्थ सेवा करो, आप सादा जीवन जियो, आप उच्च आचरण करो, अच्छे आचरण करो, है ना। और वो ये भी कहते हैं कि आप अंधविश्वासों का उन्मूलन करो, यानी कि जो भी अंधविश्वास हैं, जिन अंधविश्वासों से आदिवासी समाज गुजर रहा है, उसको हम लोगों को क्या करना है, उसका उन्मूलन करना है, उसका एलिमिनेशन करना है। ठीक है, ऐसा उन्होंने आज से 125 साल पहले कह दिया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग और इसमें क्या क्या कुछ है। देखिए, ये अपने लोगों को संबोधित करते हुए बिरसा भगवान। तो ये चित्र जो है आपके पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है, इसको आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो संथाल विद्रोह का चित्र है स्टूडेंट्स। इसका संबंध जो है बिरसा के उलगुलान से नहीं है, हालांकि ये भी आप पढ़ना है स्टूडेंट्स। और ये भी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको 1857 का सिपाही विद्रोह कहते हैं, या फिर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसके 2 साल पहले संथालियों के द्वारा भी एक विद्रोह हुआ था, और वो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो आप यहाँ नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ चित्र है, यहाँ पे 1855 के संथाल विद्रोह में बाबा तिलका माझी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हम लोग बिरसा मुंडा पे फोकस करते हैं। बिरसा का सर्वोच्च धर्म परोपकार था। बिरसा के धर्म का संबंध उनकी अपनी जनता की मुक्ति से था। सन 1895 ईस्वी में जुलाई का महीना था। बिरसा अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक गरज के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई। आकाशीय बिजली बिरसा पर गिरी, लेकिन उनकी जीवन रक्षा हो गई। इस घटना के बाद बिरसा ने खुद यह ऐलान किया कि उन्हें ईश्वर ने लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग फ़िलहाल बिरसा मुंडा जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिरसा जो हैं वो कहते थे कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ धर्म का मतलब आप किसी अलग मत या अलग कोई ओपिनियन या कोई मजहब से मत लीजिएगा। बिरसा जो कुछ कहते थे, जो कुछ वो निर्देश देते थे, अपने लोगों को समझाते थे, वही उनका धर्म था। ठीक है, तो वो कहते थे कि परोपकार करो। परोपकार करो माने दूसरे लोगों का की भलाई करो। ठीक है, और बिरसा के धर्म का संबंध किससे था? उनकी जनता की मुक्ति से था। अब आप सोचेंगे कि किन चीज़ों से जनता को मुक्ति चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे उपनिवेशवाद के बारे में। तो जब अंग्रेज भारत में शासन शुरू कर देते हैं और जब आदिवासी क्षेत्रों में भी उनका प्रवेश होता है, तो आदिवासी क्षेत्रों में एक तरह से देखा जाए तो जो आदिवासियों की जो स्वतंत्रता थी, उनकी स्वच्छंदता थी, वो जिस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन सब कुछ उनका था, तो उससे वो एक तरह से उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगी। अंग्रेज कुछ ऐसे नियम बनाने लग गए थे जिसके चलते जो है यहाँ का फॉरेस्ट, यहाँ का जो वन है, यहाँ का जो जंगल है, वो रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित होने लगा। तो इसके चलते वनों में उनका रहना भी कठिन हो गया, और वनों में जो वो झूम खेती करते थे वो भी करना उनके लिए मुश्किल हो गया, है ना। और भी कई प्रकार से अड़चने आने लगी। जब आदिवासी उसका विरोध करते थे तो उनको विद्रोही घोषित कर दिया जाता था, और विद्रोही घोषित करके कई बार जेल में भी डाल दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें आदिवासियों ने कभी देखा भी नहीं था और कभी समझा भी नहीं था। तो उन लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उन लोगों को ये सब चीज़ें अपने जीवन में बाधा के रूप में महसूस हो रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, सन 1895 ईस्वी में जुलाई का महीना था। बिरसा अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक गरज के साथ बारिश भी शुरू हो गई। आकाशीय बिजली बिरसा पर गिरी, लेकिन उनकी जीवन रक्षा हो गई। इस घटना के बाद बिरसा ने खुद यह ऐलान किया कि उन्हें ईश्वर ने लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। स्टूडेंट्स, इन बातों को आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सी घटना और कैसी घटना हुई, और इसके बाद बिरसा ने खुद को किस प्रकार से बताया कि मैं दूसरे लोगों की जीवन रक्षा के लिए और संघर्ष के लिए आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक तस्वीर है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये देख कर के समझ में आ जाएगा कि आदिवासी जो है कितना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, कई बातों को हम लोगों को साथ साथ देखते हुए चलना है। आप ये सोचेंगे कि नहीं हम एक चीज़ पढ़ लेंगे तब दूसरी चीज़ जानेंगे, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें जो है हम लोगों को समझनी है। देखिए, वनों से मिलने वाले पत्ते, कंदमूल, फल, जड़ी बूटियाँ इत्यादि आदिवासियों की आजीविका का साधन बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वन जो हैं, सच पूछिए तो आदिवासी जो हैं वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, ये तो आप समझ रहे हैं। और इनके जीवन में आवश्यकताएं भी ये बहुत कम रखते हैं। बहुत कम ज़रूरतों से इनका काम चलता है और इनमें संचय की प्रवृत्ति भी नहीं होती। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 महिलाएं हैं, है ना, और 2 महिलाएं जंगल से कुछ पत्ते लेकर आ रही है। अब सोच लीजिए, पत्ता माने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके चलते इनको वन में जाने से रोका जाए। ये क्या कर रही है? क्या ये जंगल के महत्वपूर्ण लकड़ियों को ला रही है या कि पेड़ों का विनाश कर रही है? नहीं, ये तो प्रकृति पूजक लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो वन की रक्षा खुद करने में सक्षम है और करते भी आ रहे थे हजारों हजार वर्षों से। लेकिन अंग्रेज़ों की नीतियाँ जो हैं इन पर भारी पड़ने लग गई थी। ठीक है, इसीलिए तो बिरसा ने विरोध किया था। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट, आदिवासी समाज अपने आसपास हो रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन शैली नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। इस कार्य में अंग्रेज़ों के साथ ही साथ दीकू भी शोषक की भूमिका में थे। इन बातों को आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि आदिवासी समाज जो है अंग्रेजी शासन काल में जो बदलाव हो रहे थे उन बदलावों से बेचैन थे और उनकी जीवन शैली तो नष्ट हो ही गई थी। आजीविका स्टूडेंट्स क्या है? वन के जो उपज हैं उन्हीं उपज पर आदिवासियों का जीवन चलता है। तो चूँकि वनों में उनके प्रवेश पर निषेध कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो वन से इकट्ठा कर लेते थे, वहाँ पे अंग्रेजी नियम कानून जो हैं आदिवासियों के लिए बाधक सिद्ध होने लगे, तो उनकी आजीविका भी छिन्न भिन्न होने लगी। कहने का मतलब है कि यदि उनके पास 2 पैसा नहीं होगा तो कैसे अपना घर चलाएंगे। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए था अंग्रेजी सरकार को, लेकिन बाद में उन्होंने समझा भी, अंग्रेज़ों ने समझा भी, बहुत सारे कानून भी बाद में बनाए उन लोगों ने, है ना। और एक चीज़ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि भारत में भी एक ऐसा समुदाय, एक ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेज़ों का साथ भी दे रहे थे और आदिवासियों की ज़मीन किसी न किसी रूप में खुद अर्जित करने के संघर्ष में लगे हुए थे। तो ऐसे लोगों को आदिवासियों ने दीकू शब्द से जो है संबोधित किया है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि दीकू शब्द का प्रयोग शुरू में तो आदिवासी जो है मेहमान के लिए करते थे, मतलब अच्छे अर्थ में प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब बाहर के लोग आदिवासियों के साथ उनके संघर्ष में शामिल नहीं हुए, बल्कि वो अंग्रेज़ों का साथ देने लगे और आदिवासियों को लगने लगा कि ये लोग हमारे शोषक हैं, तो नकारात्मक अर्थ में दीकू शब्द का प्रयोग आदिवासी करने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे देखिए स्टूडेंट्स, झारखंड के जब स्वतंत्रता सेनानियों की जब बात आती है तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए। भगवान बिरसा मुंडा तो हुए ही, बाबा तिलका माझी का नाम आता है ना, संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। सिद्धू कान्हू चांद भैरव का नाम आता है, तेलंगा खड़िया का नाम आता है। तो इस प्रकार से संघर्षों की एक लंबी कहानी है स्टूडेंट्स। तो आपको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानेंगे। देखिए, आप सोच सकते हैं 1831-32, है ना, जबकि लॉर्ड मेकाले भी भारत नहीं आया था, उस ज़माने की बात है। उस समय कोल विद्रोह हुआ था। जानते हैं कहाँ हुआ था? ये झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह देखिए 1855 में, खरवार विद्रोह 1859 में, बिरसा का उलगुलान 1895 में। तो आप सोच सकते हैं, तो क्या ये कोई सुसुप्त समाज है? क्या कोई ऐसा समाज है जिसको हम लोग कहें कि नहीं, इन लोगों को वतन परस्ती नहीं है? क्या इन लोगों को धरती से प्रेम नहीं है? है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आदिवासियों की अपनी अर्थव्यवस्था होती है जो जंगलों पर निर्भर होती है। देखिए इस चित्र को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग रस्सियाँ बना रहे हैं, है ना।
इन रस्सियों का उपयोग करेंगे, कुछ उसको बेचेंगे, कुछ पैसा प्राप्त होगा, है ना। और ये लोग देखिए, जिस आप ध्यान से देखिए इस चित्र को, जिस चटाई पे बैठे हुए हैं उसको भी ये लोग खुद बनाए हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इस दूसरे वीडियो को भी मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप पाठ्य विषय से स्टूडेंट्स जुड़े रहिए और इसके अगले वाले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। और इस वीडियो को आप एक बार यदि नहीं समझ में आता है दूसरी बार भी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।